welcome you all in the class 12th. This turn we have studied about the electric field due to a plane infinite long sheet. In the continuation of this topic, another application is the electric field due to the infinite conducting sheet. So dear students, in the infinite conducting sheet, let us suppose there is a sheet. This is the sheet here in this form. Okay, in the sheet, when it is a conductor, क्या है ये? कंडक्टर है. तो कंडक्टर की एक खास प्रॉपर्टी होती है. क्या प्रॉपर्टी होती है खास? कि भाई उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम उसे कंडक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? हम कंडक्टर बोलते हैं. किसकी वजह से बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. इसके अंदर सपोज करते हैं कि ये हमारी शीट है ना. इस शीट की दो सरफेस होंगी. सपोज करो आपने यहाँ पे चार्ज प्लस दिया. प्लस देने की वजह से जो इंटरनल पोर्शन है इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इधर प्लस चार्ज हो जाएगा, है ना. और इसकी वजह से प्लस माइनस होते होते लास्ट में कितना आएगा? प्लस. प्लस को रिपेल करता है प्लस. तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो दोनों सरफेस है उस पे ऊपरी सरफेस पे चार्ज स्प्रेड हो जाएगा. इंटरनल हमारा जो फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा. जितना प्लस उतना ही माइनस, इंटरनल फील्ड जीरो. इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. जो हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख देंगे तो उसके जो अंदर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. तो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये सरफेस, अगर हम किसी पॉइंट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ये सरफेस की वजह से होगा. ये सरफेस इसको इंटरप्ट नहीं करेगी, ये सरफेस इसको इंटरप्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहां रोकने वाले हैं पहले से. ठीक है. तो यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पर, वो किसकी वजह से निकालेंगे? एक साइड से निकालेंगे, दोनों साइड से नहीं निकालेंगे. जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग में दोनों साइड से निकाला था. नॉन कंडक्टिंग थी तो उसका नेचर क्या था? चार्ज को अपने पास एक्वायर करके रखना, कैंसिल करने की उसके अंदर टेंडेंसी नहीं थी. जब कैंसिल करने की टेंडेंसी नहीं थी तो क्या हो गया? चार्ज दोनों साइड में आएगा और दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करेगा. दैट्स व्हाई हमने दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक बात और मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूंगा. सपोज करो कि हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी है, पॉइंट चार्ज है. तो गॉसियन सरफेस का मतलब होता है इसके अराउंड एक ऐसी सिमेट्रिकल सरफेस बनानी है जिससे हर पॉइंट पर क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो. और वो क्या हो सकता है? एक पॉइंट से स्फीयर हो सकता है. एक सपोज करो ये वायर है, इस वायर के अराउंड क्या हो सकता है? अगर मैं इसके आसपास क्यूबॉइड बना लूं तो किनारों पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी. डिस्टेंस चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा. डिस्टेंस कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा. यहां पे अगर मैं स्फीयर बना दूं तो स्फीयर क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फिर डिस्टेंस चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज. लेकिन अगर यहां सिलेंडर बना दूंगा तो उतनी डिस्टेंस पे उतना ही रहेगा. तो हमें एक सरफेस ऑफ सिमेट्री ढूंढनी होती है. वो सरफेस ऑफ सिमेट्री हमारी क्या बन जाती है? उसका गॉसियन सरफेस बन जाता है. अब यहां पे अगर मैंने कोई स्मॉल फील्ड एरिया ले लिया है, स्मॉल एरिया ए, या ऐसे मैं कहता हूं डी ए. इस पर कोई चार्ज हमने दिया हुआ है, ऐसे मैं चार्ज को शो कर दे रहा हूं. ओके. तो इस पे जो हमने स्मॉल एरिया लिया हुआ है, इस स्मॉल एरिया के लिए यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस देखेंगे. तो इस एरिया के लिए गॉसियन सरफेस यहां पर एक सिलेंडर हो जाएगा. आप कहेंगे सर आपने सिलेंडर पहले वाला ही माना था, सिलेंडर ये वाला ही माना, लेकिन सिलेंडर के इधर सरफेस पे आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा था, यहीं पे निकाला था केवल. तो बोले सही बात है यार. एक बात सोचो, यहाँ पे अगर हम सरफेस को सपोज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर प्लस से बाहर की तरफ निकलना है. अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90. तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी. और डॉट मतलब cos थीटा और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है. cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. जिसकी वजह से इधर की तरफ जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा. फ्लक्स हमें इधर ही मिलने वाला है. तो हमने यहां पर इस डीए का एरिया वेक्टर निकाला. यहां पे हमारा एरिया वेक्टर क्या आ गया? डीए वेक्टर ये आ गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? ये ई आ गया.
तो हम दोनों साइड ना निकाल के इस सरफेस का इधर निकालेंगे, सरफेस का इधर निकालेंगे, अलग निकालेंगे। तो मैंने एक बात आपसे इसमें शायद बोली हो इससे पहले वाले में कि जब हम कंडक्टिंग शीट के लिए निकालेंगे तो एक ही सरफेस हमारी इफेक्टिव रहेगी, दोनों सरफेस से हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। एंड अगर वो कहते क्वेश्चन में कि जस्ट नियर टू द सरफेस, तो वही सरफेस से निकालेंगे, हम दूसरी सरफेस से उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो उस केस में अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एप्लीकेशन जो भी नंबर हो देख लीजिएगा, ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। किसकी वजह से है, कंडक्टिंग शीट की वजह से। नंबर आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा, मैंने जो भी नंबर चल रहा हो। अभी क्या है, अभी हम शीट लेंगे, उसके मिड में भी निकालेंगे दो, अगर हम शीट ले लेते हैं तो लेट मी सी। तो भाई हमारा डी फाई ई इज व्हाट, द इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज फाई ई, ये होना चाहिए। ई इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग स्पेशल इज देयर, तो ये हो जाएगा इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0। अगेन ई is taken out, this is dA, so this can be written as EA, equation number 1। भाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो हमारा फाई ई है वो कितना होना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। ये हमारी गॉस थ्योरम कहती है कि भाई इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि टोटल कनेक्टेड फ्लक्स फ्रॉम द particular Gaussian surface of closed surface area should be given by Q upon epsilon naught by Gauss theorem। तो इसलिए मैंने कहा था कि गॉस थ्योरम अगर हमें अप्लाई करनी है तो एक Gaussian surface यानी कि क्लोज सरफेस एरिया होना जरूरी है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, कंपेयरिंग, यानी हम यह लिख सकते हैं बाई 1 and 2। 1 और 2 से हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 और 2 से हमें आंसर मिलेगा भाई EA is equals to Q upon epsilon naught। आंसर मिलेगा EA इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। अच्छा एक सोचने वाली बात देखना, बहुत मजेदार, अगर मैं यहां से E निकालता हूं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, वहां क्या आता है 2 आ जाता था बस, क्योंकि 2 हो जाता था, 2 थे 2 आ जाता था। तो यहां से क्या हो गया कि भाई E इज इक्वल्स टू Q अपॉन A सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख पा रहे हैं कि कंडक्टिंग शीट की वजह से जस्ट नियर टू द सरफेस फील्ड पहले वाले सरफेस का दूना हो गया। कैसे, पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली थी E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, 1 अपॉन 2 था, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तो इसके बाद आ जाएगा। तो नॉन कंडक्टिंग शीट से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है कंडक्टिंग शीट से मिलने वाला फील्ड। किसका, कौन डबल होता है, कंडक्टिंग से मिलने वाला फील्ड डबल होता है और नॉन कंडक्टिंग से मिलने वाला फील्ड हाफ होता है। बस इतना हमें यहां पे नोट करना है, तो यू हैव टू नोट, fast note it। I am going to calculate the electric field due to two parallel plates। Clear? Note it fast। Now the next topic is due to two parallel plates। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट होंगी, इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। एक, जब हम दोनों प्लेट को सेम चार्ज देंगे, और दूसरा केस जब हम दोनों प्लेट को अपोजिट चार्ज देंगे। सपोज करते हैं एक को हमने Q1 दिया, दूसरे को -Q2 दे दिया। सेम होगा तो सेम के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, अपोजिट होगा अपोजिट के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, ये मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि व्हेन द सेम चार्ज इज गिवन टू टू प्लेट्स। ओके, केस नंबर 1, केस 1, when same charge is given to both plates। सेम मीन्स सेम नेचर्ड, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। मैं दोनों ही पॉइंट बनाने जा रहा हूं और मैं शॉर्ट में ही करूंगा इसको, आप दोनों ही पॉइंट के प्लस पे करेंगे। मैंने यहां +Q1 +Q2 दिया, यहां मैंने -Q1 -Q2 दिया। आई होप कि देख पा रहे हैं आप, +Q1 +Q2 -Q1 -Q2।
लेट मी मेक इट स्मॉल, दिस इज वेरी लार्ज, तो so that I get the option to write ना। अब हम क्या करते हैं, आप जानते हैं फॉर्मूले में आ रहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू वन प्लेट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू वन प्लेट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है भैया। लेकिन और उसमें कहीं डिस्टेंस का जिक्र नहीं था, तो हम बहुत ज्यादा दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पास की बात नहीं कर रहे हैं, एक मॉडरेट डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे। हमारे पास 3 पॉइंट है 1 2 3, इसके लिए ले रहा हूं P Q R, in between plate outside here and outside here. Similarly 1 just 1 2 3 P Q R, कोई डाउट? इन दोनों से हमको आंसर सेम ही मिलने वाला है, बस मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्शंस कैसे चेंज होंगी, कैसे मिलेंगी। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है तो फोर्स भी बाहर की तरफ लगाएगा, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड इट, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये होगा और E2 ये होगा। यहां देखते हैं प्लस बाहर की तरफ, इससे प्लस बाहर की तरफ, E1 हमारा ये हो गया और E2 भी हमारा ये हो गया। दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो हमारा E1 भी बाहर होगा और E2 भी बाहर होगा। कोई परेशानी? आउटसाइड द प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ये। तो भाई सिंपल सी बात है, आउटसाइड आप देख रहे हैं डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन फेवर कर रही है, इनसाइड अपोज कर रही है, तो आउटसाइड में क्या हो जाएगा, आउटसाइड द प्लेट्स, इस साइड या इस साइड, दोनों में से हम किस साइड चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आउटसाइड हो जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, मे बी एरिया तो सेम है, तो क्या चेंज हुआ, चार्ज चेंज हुआ। भाई सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 हो जाएगा आपका Q1 अपॉन A, और सिग्मा 2 क्या होगा, Q2 अपॉन A। आई होप कि इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट कर लीजिए, मैं हट गया हूं। इसी तरह से हम अभी इनसाइड की बात करेंगे और दोनों में ही वो चीज अप्लाई होगी। मैं अभी आपको डायरेक्शंस दिखा दूंगा बिल्कुल भी आपको बना के। पहले आप पहले वाले फिगर की बात कर लेते हैं, यहां तक की बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाली मैं भी इधर की बात बता रहा हूं, इधर की भी आंसर यही आएंगे। मैं इधर करता हूं इनसाइड, इन बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो ये देखते हैं, माइनस है, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, प्लेट 1 भी और प्लेट 2 भी माइनस की तरफ खींचने की कोशिश करता है ना, तो E1 भी हमारा अंदर की तरफ होगा, E2 भी हमारा अंदर की तरफ होगा, यानी दोनों फेवर में, फेवर में मतलब, और ये क्या है, आउटसाइड द प्लेट्स। ऐसे यहां देखेंगे, माइनस E1 अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये भी अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, E2 आपका आंसर मिल गया। ठीक है, यहां पे ये इधर से अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये हो जाएगा हमारा E2, और ये इधर से अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, हो जाएगा E1। यानी इनसाइड अपोजिट, आउटसाइड फेवर, इनसाइड आउटसाइड फेवर, इनसाइड अपोजिट। चार्ज अगर सेम है, चाहे दोनों पे प्लस हो चाहे दोनों पे माइनस हो, बस डायरेक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन अगर दोनों पे प्लस या दोनों पे माइनस है तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, आउटसाइड के लिए E1 प्लस E2 और इनसाइड के लिए E1 माइनस E2। तो भाई मैं यहां पे लिख रहा हूं E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। हमेशा याद रखेंगे कि जो बड़ा है, बड़े का मतलब हमारे पास जो चार्ज है बस उसमें से उस चार्ज को माइनस कर देना, ज्यादा चार्ज में से छोटे चार्ज, तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। अगर इक्वल चार्ज है तो अंदर जीरो, चार्ज इक्वल, एरिया इक्वल, तो अंदर जीरो, बाहर हमें फील्ड मिलेगा, अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो था, कंडक्टिंग शीट में, क्योंकि बराबर बराबर वहां पर चार्जेस थे, है ना। तो ये बस इतना आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ E। कब, इनसाइड सेम है तो जीरो हो गया, ये कब, आउटसाइड सेम है तो डबल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। सेम है तो
डबल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा केस 2 हो जाए, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, तब हमारे इन P, Q और R पे क्या होगा, हमें ये समझना है। हम चाहें तो 1 और 2 लिख सकते हैं। अगर इक्वल चार्जेस हैं तो क्या हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करना। इक्वल चार्जेस होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इक्वल होंगे तो यहाँ प्लस प्लस है, दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल मानी डबल हो गया। यहाँ इक्वल मतलब जीरो हो गया, तो जहां माइनस था वहां जीरो हो जाना इक्वल होने पे। तो इक्वल के लिए मैंने नहीं किया, एक जनरल बात कर ली, अगर इक्वल है तो आप इक्वल के लिए भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 या Q1 इक्वल टू Q2, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डबल, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका अगर सेम है तो सेम का मतलब मैंने यहाँ सेम नेचर से मतलब किया है, प्लस दोनों प्लस या दोनों माइनस। सेम का मतलब अमाउंट से मैंने सेम नहीं कहा है, मैंने क्या कहा है, दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो यहां कर लेते हैं भाई, प्लस 1 की वजह से बाहर और माइनस की वजह से अंदर, तो E1 बाहर E2 अंदर, यहां E1 ये हो जाएगा और E2 भी ये हो जाएगा, तो अंदर प्लस हो रहा है, यानी अंदर दोनों फेवर कर रहे हैं ना, यहां अपोज कर रहे हैं। ऐसे यहां प्लस से बाहर, यानी ये हो गया E1 और ये हो गया आपका E2 अंदर की तरफ, यहां भी अपोज यहां भी अपोज, तो यहां आउटसाइड में आपका आंसर आ जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माइनस हो रहा है, बाकी तो और कोई चेंज है नहीं। और इनसाइड में क्या हो जाएगा, इनसाइड में हो जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस जस्ट रिवर्स हो गया, कब, जब दोनों पर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, एक पे प्लस और एक पे माइनस, किसी पे भी प्लस किसी पे माइनस कर दीजिए, अंदर आपको प्लस मिलेगा, डायरेक्शन में हो जाएगी, करिए माइनस से प्लस हो जाएगा, कितना चेंज होगा, क्योंकि प्लस से बाहर की तरफ, माइनस से अंदर की तरफ। तो नोट इट डाउन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल सेल। नोट इट डाउन फास्ट। Now the next and the last topic of this point is electric field due to charged spherical cell. आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डियर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के 3 पॉइंट हो सकते हैं, एक आउटसाइड द स्फीयर, एक ऑन द स्फीयर, एक इनसाइड द स्फीयर। यू कैन सी दिस 1, 2 and 3. P, Q, S. I have these 3 points. Let us draw an Gaussian surface on it. This is the Gaussian surface around it. Clear? On it, and there is any Gaussian surface like this. Let me erase the name of the point. Let me write here. I can take a dA on it. dA vector will be in this direction. A charge is, it is a spherical cell, तो चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। क्या होगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, अंदर नहीं होगा, सरफेस हो जाएगा, ये बताया भी था आपको। तो यहां से ये इस सेंटर पे है ना, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा इज इक्वल्स टू 0 है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। अगर हम सेल के बाहर कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, ठीक है। अब सेल के बाहर की बात करें तो हम इस डिस्टेंस को r सपोज कर लेते हैं, स्मॉल r, भाई डिस्टेंस को लेनी पड़ेगी। तो उस बेसिस पर वही फाई e की वैल्यू क्या होगी, फाई e हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, ये ऐसे ले सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0, एंगल इज 0 ना यार, E dA cos 0, तो हो जाएगा भाई E इंटीग्रेशन ऑफ dA,
E इज द फिक्स वैल्यू, क्योंकि दिस चार्ज जो भी कनेक्टेड फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रहेगा। dA इज where R is what? The radius of this is Gaussian spherical surface, है ना भाई। स्फीयर कवर कौन करेगा? स्फीयर, तो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, तो उसका ए होना चाहिए। आपने फाई ई की वैल्यू लिख दी भाई, ये आएगी। ओके, गॉस थ्योरम क्या कहती है? भाई गॉस लॉ, फाई की वैल्यू क्या होगी? फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी भाई। 1 and 2 क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा? तो ये क्या बन जाएगा? E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 और पाई के साथ में एप्सिलॉन नॉट को लिख दो और Q के साथ में आर स्क्वायर को लिख दिया, तो बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल आउटसाइड इट। आप यहां से एक चीज और देख पा रहे हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसे अपने पास नोट करके रखना है। दूसरी चीज आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ रहा है। अगर पॉइंट चार्ज आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपकी सेल है किसकी तरह बिहेव कर रही है? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पे रख दिया हो। सेंटर कहां है? O पे है। इस तरह से बिहेव किया ना, आंसर आ गया। कहेंगे भाई ऑन द सरफेस, सेकंड पॉइंट, ऑन द सरफेस, बस स्मॉल आर कैपिटल आर से इंडिकेट कर दो। E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। भाई जो सरफेस है उसी सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? इतने से बाहर निकल रहा होगा, लेकिन इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो उसको कौन कवर करेगा? कोई चार्ज कवर नहीं करेगा। जब कोई कवर ही नहीं करेगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो इनसाइड क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सेल E क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बाहर मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। मजा आ गई। सेल के अंदर बंद कर दो, ऊपर से चार्ज गिरा दो, कोई टेंशन नहीं। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाना ही नहीं है, अंदर तो चार्ज पहुंचना ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कोई भी टेंशन नहीं आने वाली उस बंदे को। ठीक है भाई, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने हैं। जो मेन न्यूमेरिकल्स होंगे वो कराऊंगा, और उन न्यूमेरिकल्स का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको उस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। क्योंकि पिछली बार मुझे लगा कि मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो उसके कुछ जो भी न्यूमेरिकल्स कराए थे, क्योंकि मैं तो यहाँ हिंट देता हूँ, वो न्यूमेरिकल्स आपके पास होने चाहिए, तो मैं वो वीडियो आपको दे दूंगा। आप उसको आराम से कर लीजिएगा। पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, तो मैं ग्राफ की तैयारी कर लेता हूँ, ग्राफ कैसे बनाना है। इसकी हेल्प, इन तीनों की हेल्प से बनेगा ग्राफ। हमें इन तीनों फोकस करना है। मैं ये फिगर इरेज कर दे रहा हूं, तो यू हैव टू मेक द फिगर फास्ट। ये मेरे ग्राफ बनाते समय आप लिख लीजिएगा, इसे जल्दी से बना लीजिए। और उसके लिंक में ही मैं आपको इसके नोट्स के लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो आपको नोट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। नोट कीजिए जिससे कि मैं ग्राफ बनाता हूं जल्दी से। देखिए भाई, मैं केवल फिगर वाले पोर्शन को रेज कर रहा हूं, बाकी सब लिखा नहीं दिया है। उसका रीजन कि मुझे उसकी जरूरत है ग्राफ के लिए। आप देख रहे हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो मुझे जो ग्राफ बनाना है, नोट कर लीजिए, एक मिनट नोट कर लीजिए, बिल्कुल आराम से नोट कीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब शुरू कर लेते हैं ना। E R की एक फिक्स वैल्यू जब कैपिटल R मिल गई, यानी R को जब हम 0 से स्टार्ट करते तो कुछ नहीं मिल रहा। R की एक फिक्स वैल्यू कैपिटल R पे आपको क्या मिल रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है E, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनली चेंज होता है। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये E इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली हो गई। E0, इसके पहले हमें क्या मिल रहा है? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो 0 ही है। तो कुछ नहीं है तो 0 है। हम इसे यहां से लाइन से हटाई देते हैं, कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, अचानक से मुझे कहां मिला? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। किसमें मिलेगा?
कैपिटल आर में मिल गया, यानी कि सरफेस में मिल गया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर सरफेस से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनलिटी साइन के अकॉर्डिंग, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग कम होता चला जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्फीयर बना देते हैं, ऐसे 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 करके स्फीयर, कहते भाई देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, रेडियस पे आके फील्ड हो गया, यहाँ स्पेस बना चाहो स्फीयर बना तो उससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, स्फीयर को हमें दिखाने की जरूरत नहीं, मेन ग्राफ इज दिस। यहाँ मैक्सिमम, इसके बाद ये डाउन हो रहा है एज पर Q इज फिक्स यार, 4 पाई इज फिक्स, एप्सिलॉन नॉट फिक्स। तो आपका ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाला पोर्शन आज खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं उस वीडियो में उन न्यूमेरिकल्स जो भी कराऊंगा उन न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ लिंक आपको दे दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो समझिएगा वीडियो में खास तौर से कि हमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।